Hi everyone and welcome to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand. मैं आपके लिए कुछ वीडियोस अपलोड करूंगी जो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आपको जल्दी से रिवीजन हो जाएगी. So we will start with our third book that is Financial Statements. वो बुक हमारी सिर्फ 10 मार्क्स की आ रही है. पहले जल्दी से वो 10 मार्क्स को कैच कर लेते हैं. So I will start with our chapter Cash Flow Statements and इसमें हम एक एक टॉपिक करके मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी और ये वाली रिवीजन आपकी पूरी एक वीडियो में कवर अप हो जाएगी. So let's begin. तो सबसे पहली बात करते हैं कि what is cash flow. हमने कैश फ्लो में क्या पढ़ा है? We have studied about cash inflow and cash outflow. ये तो सबको ही पता है. कैश इनफ्लो मतलब कैश का आना एंड कैश आउटफ्लो मीन्स कैश का जाना. सो यहाँ पे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में वी हैव रिटन द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज. हमने अभी तक जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हो या फिर फॉर दैट मैटर बैलेंस शीट भी क्यों ना बनाई हो, हमने उसमें कहीं पे भी पैसा आने का या जाने का कहीं पे इंफॉर्मेशन नहीं दी है. दैट वी गिव इट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ओनली एंड दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कवर्स 3 एक्टिविटीज. हमारा पूरा बिजनेस 3 एक्टिविटीज में सीमित है. नंबर 1 इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन वी हैव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन फाइनली वी हैव फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इसके अलावा हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी होते हैं. बट अब हम जल्दी से एक एक एक्टिविटीज को रिवाइज करेंगे ताकि आपके लिए हर क्वेश्चन कैश फ्लो का करना इजी हो जाए और आपके बिल्कुल भी मार्क्स ना कट पाए. सो वी विल स्टार्ट विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फर्स्ट. यू नीड टू नो व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सबसे ज्यादा स्टेप्स हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही है. सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में वी विल गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो. तो जो भी कैश आ रहा है उसको हम ऐड कर देते हैं और जो कैश जा रहा है उसको माइनस कर देते हैं और जो हमारा बचता है वो बन जाता है हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. तो बेसिकली वी हैव टू ऐड कैश इनफ्लोज एंड सब्ट्रैक्ट कैश आउटफ्लोज. उसके बाद जो पैसा बचा है वो कैश जनरेटेड बन जाता है. अगर नेगेटिव आ रहा है हमारा आंसर तो मीन्स कैश यूज्ड आएगा. तब हम जनरेटेड वर्ड नहीं यूज करेंगे. वी विल यूज द वर्ड कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप्स हैं. 3 स्टेप्स को लर्न करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है. सबसे पहली स्टेप है हमारे पास स्टेप 1 में आप राइट याद रखो. राइट इज व्हाट? सबसे पहली चीज हमारे पास अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास कुछ सरप्लस अमाउंट बच गया है तो उस सरप्लस से सबसे पहला स्टेप है हम निकालेंगे अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. ठीक है, उसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो कहाँ कहाँ एप्रोप्रिएट होते हैं. अगर आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा है, अगर आपको आता है तो आपके लिए ये वर्किंग नोट करना बहुत सिंपल है. तो स्टेप 1 तो वर्किंग नोट में ही हो जाता है जिसके बारे में मैं आपको बोल रही हूँ राइट. तो ये वाली चीज ऐसी है कि लेट्स से अगर आपकी कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए हैं तो आप प्रॉफिट्स को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कहाँ कहाँ एप्रोप्रिएट करोगे, वो वाली चीजें अगर आपके दिमाग में है तो आपके लिए ये वर्किंग नोट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. सो सबसे पहली चीज प्रपोज डिविडेंड. ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो आप कुछ डिविडेंड क्या करोगे, प्रपोज कर दोगे अगले साल के लिए. तो सबसे पहली चीज हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, हम सारी फिगर्स करंट ईयर की लिखते हैं. ठीक है, तो अगर प्रपोज डिविडेंड का क्या मतलब है? आने वाला डिविडेंड. तो मतलब मेरा प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड होगा वही मेरा इस साल का डिविडेंड कहलाएगा ना. सो दिस डिविडेंड विल बी एडेड to the difference of closing balance of surplus. मतलब इन क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे हम. सबसे पहले वो वाला अमाउंट आ जाएगा. उसके बाद हम करेंगे डिविडेंड प्रपोज ऐड. क्यों? क्योंकि हमारा जितना भी प्रॉफिट, अगर कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया तो वो प्रपोज कर देती है कि चल भाई जा इक्विटी शेयर होल्डर्स तू खुश हो जा, मैं तेरे को अगले साल इतना डिविडेंड दूंगा. दैट इज व्हाट यू कॉल प्रपोज डिविडेंड. तो इस साल में ऐड करने के लिए आप प्रीवियस ईयर कर लोगे. ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड. ऑब्वियसली
अब इस साल आपका प्रॉफिट हुआ है तो आपने प्रपोज भी कर दिया कि भैया अगले साल भी मैं तेरे को इक्विटी शेयरहोल्डर्स को बोल दिया कि मैं इतना डिविडेंड दूंगा, और इस साल भी दे दिया इन्होंने इंटरिम डिविडेंड। देन आप कुछ पैसा प्रॉफिट जो आपने कमाया है जो रिजर्व्स में रखोगे, रिजर्व कमाने के लिए। कोई भी रिजर्व आने वाले टाइम पे कुछ भी कोई नुकसान हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस रिजर्व से पैसा उठा के यूज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली यू विल क्रिएट फ्यू रिजर्व्स ऑल्सो, कुछ पैसा आप अपने रिजर्व्स में डालोगे। नेक्स्ट ऑब्वियसली आप प्रोविजन बनाओगे टैक्स का, ठीक है, टैक्स पे करने के लिए एक प्रोविजन बना दोगे, प्रोविजन अकाउंट, एक प्रोविजन क्रिएट कर दोगे। देन यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड टू P&L अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी आइटम्स डेबिटेड हुई होंगी, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कोई फायर लग गई है, पैसा डूब गया है आग लगने की वजह से, तो वो पैसा वो क्या कहलाएगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, वो मेरे लिए लॉस है जो डेबिट हुआ है, तो ऑब्वियसली वो भी मैं एड बैक करूंगी। सो हेयर राइट R stands for transfer to reserves, ठीक है, I is interim dividend, then P is for provision for tax, E is for extraordinary items and D for proposed डिविडेंड्स जो आप नेक्स्ट ईयर के देने वाले हो। तो राइट याद रखो, 1 2 3 4 5 चीजें आप एड बैक करोगे। अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है तो आप उसको एड बैक कर दोगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद माइनस क्या करोगे, कोई टैक्स अगर रिफंड में आ गया आपके पास, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो क्रेडिट हो गई है, डेबिट हम ऐड करेंगे, क्रेडिट को हम माइनस करेंगे। तो इससे हमारा वर्किंग नोट से हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर करंट ईयर में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया प्रपोज डिविडेंड हम नेक्स्ट ईयर के लिए करते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा वो हमारा इस साल का बन जाएगा। इंटरिम डिविडेंड ऑब्वियसली करंट ईयर है। ट्रांसफर टू रिजर्व्स जो डिफरेंस आएगा वो हम लिख लेंगे, डिफरेंस मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देन प्रोविजन फॉर टैक्स ऑब्वियसली करंट ईयर का होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी करंट ईयर की होंगी, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस हो गया एंड जो क्रेडिट हुई है वो भी माइनस हो गया। मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स थ्रू राइब्ड, RIPED। और माइनस के लिए तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, जो टैक्स रिफंड हो रहा है और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिट हो रही है। देन उसके बाद आता है स्टेप 2। इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। व्हाई? बिकॉज वी विल एड non-cash expense and non-operating expense। अब ये नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है? एक ऐसा एक्सपेंस जिसमें हमारा पैसा नहीं लगा। नॉन कैश का मतलब क्या है? नॉन कैश, जिसमें हमने पैसे नहीं देने पड़े। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका डेप्रिसिएशन। अब कोई भी आप एसेट खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, उस रिडक्शन को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। और हर साल लगता है डेप्रिसिएशन, वो एक हमारा खर्चा है। लेकिन खर्चा है पर हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ रहे। एमोर्टाइजेशन भी एक है, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हम अमोर्टाइजेशन का वर्ड यूज करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए हमारे नॉन कैश एक्सपेंस। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो आप प्लीज चुप करके ऐड कर देना। देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग का क्या मतलब है? जो ऑपरेशनल से रिलेटेड है ही नहीं, जिनकी वजह से हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं कमाया जा रहा। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मेन काम होता है कंपनी का, उसकी वजह से जो पैसा कमा रहा है वो नहीं है, वो वाले खर्चे। जैसे कि हो गए हमारे, कोई हमें लॉस हुआ है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में, कोई राइट ऑफ हो गया, कोई डिस्काउंट मिला है, हमें डिस्काउंट दिया है हमने किसी को, या कोई लॉस हुआ है, कोई हमने फिक्स्ड एसेट बेचा है तो हमें उसका नुकसान हो गया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 लाख का जो फिक्स एसेट था हमें 4 लाख में बेचना पड़ा। दिस 1 लाख इज आवर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये हमारा लॉस है। देन वी हैव नॉन कैश इनकम्स। अब जो ऐसे इनकम जो हमें कैश में नहीं मिली है, जैसे कोई डेट है राइट ऑफ हो गया, कोई लाइबिलिटी राइट ऑफ हो गई है, तो अब मिली तो नहीं है ना, तो मैंने कुछ पे करी है, बस राइट ऑफ हो गई। कोई लाइबिलिटी थी मेरे पास 1000 की, मुझे पे करनी थी किसी बंदे को, मैं अपने क्रेडिटर को, उसने बोल दिया चल भाई तू जा, माफ किया तेरे को। सो दैट इज माई नॉन कैश इनकम। नेक्स्ट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सेम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो भी इनकम जिससे मैं अपने कंपनी का प्रॉफिट नहीं कमा रही, वो मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। इससे मेरा निकला नॉन ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तभी ये पूरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारी सिर्फ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज ही आती हैं, एंड सरप्लस को हम उठाते हैं जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में दी होती है। जो हमारा सरप्लस आता है उसी के बेसिस पे हमारा वर्किंग नोट निकलता है। Then next we have third step, सबसे simple. So here we talk about current assets and current liabilities. I'll give you an example. इसको रटने की जरूरत नहीं है। Let's say मेरा कोई current asset था, ठीक है, और मैंने current asset को decrease हो गया, मतलब let's say मेरे कुछ assets थे जो, let's say मेरे पास 2 current assets थे, ठीक है, अब उसको मैंने
डिक्रीज करके बेच के मेरा एक करंट एसेट बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे 2 से 1 हो गए। अब मैंने बेचा तो मेरे पास पैसा आया, ऑब्वियसली गया तो पैसा आया ना मेरे पास करंट एसेट का। तो दिस करंट एसेट मींस कि मेरा करंट एसेट डिक्रीज हो गया है। तो आया मतलब इनफ्लो, तो मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट मैं हमेशा ऐड करूंगी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ऑब्वियसली कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, वो भी मेरे लिए इनफ्लो है, तो ये मेरा हो जाएगा कैश इनफ्लो। अब इंक्रीज इन करंट एसेट, कोई करंट एसेट मैंने खरीद लिया है, कोई ले लिया मैंने करंट एसेट्स, मेरे करंट एसेट्स बढ़ गए हैं, तो मतलब मुझे कुछ पे करना पड़ा तभी मेरे करंट एसेट्स बढ़े ना, तो मतलब आउटफ्लो। तो मतलब ये हो गया डिक्रीज, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज का मेरा हो गया आउटफ्लो, वो भी हो जाएगा मेरा माइनस। तो इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो, मेरा आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर मेरा पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो मतलब मेरा कैश जनरेटेड है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब कैश यूज्ड है। That's all for operating activity. Now let's quickly move on to our next activity, that is investing activity. Investing activity में हम सिर्फ fixed assets के बारे में ही बात करते हैं। Fixed assets का आना और जाना, उस पर depreciation वगैरह इंक्लूड, सब कुछ मिला के इनफ्लो आउटफ्लो हम उस तरीके से माइनस करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास कैश आ रहा है थ्रू फिक्स एसेट्स या कैश जा रहा है थ्रू फिक्स एसेट्स, उसको हम लिखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो मतलब प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स विल बी एडेड and payment for machinery, payment for equipment is deducted. जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट इसमें एक ट्विस्ट है, हमें यहाँ पे फिक्स एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। किन केसेस में, आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज, हमारे पास फिक्स एसेट्स कभी कभी बैलेंस शीट में दिए होते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में बेसिस पे भी दिया जा सकता है, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे भी दिया जाता है। अब रिटन डाउन वैल्यू बेसिस का क्या मतलब है, मतलब जो भी हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू है वो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। मतलब बैलेंस शीट में हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऑलरेडी है, और इस वैल्यू में हमारे पास ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। तो इस केस में रिटन डाउन बेसिस में हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सीधा सीधा एक अकाउंट बनाते हैं बाय टू बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस है ये, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट साइड आएगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट के लिए, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, और कुछ एसेट परचेज करा है तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा हमारा परचेज में, और कुछ सेल हुई है तो बाय बैंक अकाउंट आ जाएगी सेल में। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा आया है, सेल हुई है, तो वो बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड चला जाएगा फिक्स एसेट्स अकाउंट के। नॉर्मल लेजर अकाउंट है ये और कुछ नहीं है। देन अगर कोई गेन हुआ है सेल से तो वो टू साइड आ जाएगी। तो मतलब टू साइड में हमारा फायदा ये है, कोई एसेट आया तो परचेज किया तो एसेट बढ़ा है हमारे, और गेन हुआ है कोई सेल करी है तो भी हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। इसकी एक ट्रिक है याद करने की। क्रेडिट में क्या आ गया, कोई भी नुकसान हुआ है वो क्रेडिट साइड छोड़ दो, और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट सोल्ड है ये ऑलरेडी हमें बैलेंस शीट में गिवन होगा एज पर रिटन डाउन बेसिस। और अगर बाय चांस क्वेश्चन में लिखा है केस 2 कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस है, तो मतलब भैया ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है, इनको हमें निकालनी पड़ेगी। एंड ये जो मैंने बाय साइड लिखा है यही हमारा निकलेगा हमारे ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक क्रेडिट बैलेंस कहलाते हैं, तो इसलिए उनका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड आता है बाय बैलेंस पीटी, देन टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया बाय डेप्रिसिएशन जो हमारे डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर है, जो आज इस साल का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो बाय साइड आ जाएगा जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गिवन है। देन जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी ये हमारा आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट सोल्ड। तो यहाँ से हमारा ये वाला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ जाएगा, लेट्स से ये 2 आता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसकी वजह से हमारा परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स निकलेगा। अगर ये नहीं पता होएगा तो हम परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नहीं निकाल पाएंगे एज पर ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। रिटन डाउन बेसिस पे तो दिया हुआ है, परचेज भी दिया हुआ है, सेल भी दिया हुआ है, हमारे पास डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, बस हमें गेन और लॉस निकालना है इसमें। और याद रखना ये गेन और लॉस हमारे क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस
या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो ये वाला जो बैलेंसेस अमाउंट आएगा, इनको हम जाके वहां पे भी ऐड या माइनस करेंगे जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा याद रखना। और अब ये वाला जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था उसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगा, उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे। दैट्स इट। अब मैं बात करूंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंसिंग एक्टिविटी, द लास्ट एक्टिविटीज। इसमें हमारी चीजें सिर्फ शेयर्स के बारे में बात होगी, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, जो हमारा बैलेंस शीट में वो कॉलम होता है ना शेयर होल्डर्स फंड का, जिसमें हम शेयर्स की बातें करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आई वुड से। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड जो भी हम शेयर होल्डर्स फंड्स, जो हमारा इक्विटी कैपिटल वगैरह होता है उसकी बातें करते हैं। वो सारी चीजें हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होती है। तो सेम, पैसा आ रहा है तो प्लस कर लो, जा रहा है तो माइनस कर दो। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी प्रोसीड्स क्या क्या है, कि हमारे पास प्रोसीड्स मिला है, पैसा आया है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। कोई शेयर इशू करा है तो पैसा आएगा, डिबेंचर इशू करा है तो ऑब्वियसली पैसा आएगा मेरी कंपनी के पास, और ये सब इंक्लूडिंग प्रीमियम है, और कोई लोन मिला है तो भी पैसा आ रहा है। तो इन सबको मैं कर दूंगी भैया ऐड। अब पेमेंट्स में क्या क्या आएगा? पेमेंट्स में सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, ये हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी यूज करी हुई है ये आइटम्स। तो मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी आएंगी ये चीजें, और यहाँ पे भी आएंगी एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। ये हमारी है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, जो हम अपना उसमें दिखाते थे वाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, ठीक है। देन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन किसका? प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स रीपे हो रहा है, या कोई डिबेंचर पे हो रहा है। अब भैया इशू करा है डिबेंचर तो रीपे भी तो करोगे, तो उसको हम कर देंगे माइनस। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, दोबारा से बाय बैक कर लिया। देन हमने कोई रीपे कर दिया लोन, देन कोई इंटरिम डिविडेंड पे करा है या कोई फाइनल डिविडेंड पे करा है, तो ये पैसा जा रहा है। तो प्लस माइनस, प्लस हो गई प्रोसीड्स, माइनस हो गई पेमेंट्स। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो कैश जनरेटेड आ जाएगा वर्ड, अगर नेगेटिव आ रहा है तो कैश यूज्ड आ जाएगा। बस कुछ कुछ चीजें याद रखना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरिम डिविडेंड, ये सब चीजें हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी आती हैं। दोनों जगह आएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी आएंगी और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी आएंगी। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आप प्लीज नोट बना लो, मेरी वीडियो को पॉज करके नोट बना लो, तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी। अब लास्ट में आ गया हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जैसे कि मैंने बताया, अब जो भी हमारी एक्टिविटी से कैश जनरेट हो रहा है, जैसे कि हमने ऑपरेटिंग की एक्टिविटी से जो जनरेट हुआ, इन्वेस्टिंग से हुआ, फाइनेंसिंग से हुआ, जो मेरा सी आंसर आया है वो मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ ऐड होएगा, जो मेरा इक्वल आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या चीज है भाई? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमारे पास सबसे पहला आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देन हमारी आती है करंट डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स। दैट्स इट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको कहते हो, वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। हमारी जो करंट डिपॉजिट्स हैं वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, जिनको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये चारों चीजें मिलके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होती हैं। उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो इन सब के साथ ऐड कर देना, जो कि इक्वल आना चाहिए क्लोजिंग। तो मतलब आंसर आपका ठीक है, नहीं तो रॉन्ग। Alright, so that's all for this video. मैं इसके बाद आपके लिए एक और वीडियो लेकर आने वाली हूँ, पता है, उसमें हम क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स जो सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट निकाले हैं उसके आंसर्स मिलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको और कोई डाउट है, आस्क इन द कमेंट सेक्शन।